20.1 परिचय। इस इकाई में हम शहरों में अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। 2001 की जनगणना में यह पाया गया कि लगभग 27% लोग शहरों में रहते थे और बाकी ग्रामीण इलाकों में रहते थे। देश में कुल कार्यबल 370 मिलियन था। इसमें से केवल 7.5% लगभग 27 मिलियन ने औपचारिक नौकरियों में काम किया, जबकि 370 मिलियन लोगों ने अनौपचारिक क्षेत्र में काम किया। अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों में 1/3 और औपचारिक नौकरियों में 1/7 हिस्सा महिलाएं थीं। 250 मिलियन से अधिक श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक क्षेत्र में थे, जबकि लगभग 100 मिलियन शहरों में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते थे। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि अनौपचारिक क्षेत्र कैसे महत्वपूर्ण बना। उसके बाद हम परिभाषित करेंगे कि अनौपचारिक क्षेत्र क्या है। बाद में हम इस क्षेत्र के बारे में केस अध्ययनों की जांच करेंगे, विशेष रूप से उन मामलों में जिनमें महिलाएं शामिल हैं, जो अर्थव्यवस्था में सबसे कमजोर समूह है। इन केस अध्ययनों में परिधान उद्योग शामिल होगा। 20.2 औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र। पिछले खंड अध्याय 19 में हमने भारत में औपचारिक क्षेत्र के बारे में बात की। हमने अर्थव्यवस्था के औपचारिक या संगठित क्षेत्र और अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र के बीच अंतर समझाया। अब बेहतर समझ के लिए हम उनमें से कुछ विवरणों पर फिर से विचार करेंगे। यह समझने के लिए कि रोजगार कैसे काम करता है, इन दोनों क्षेत्रों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। औपचारिक क्षेत्र में श्रमिक कारखानों, वाणिज्यिक व्यवसायों और सेवा प्रतिष्ठानों में कार्यरत है। उनकी कामकाजी स्थितियां वेतन और सामाजिक सुरक्षा कानून द्वारा संरक्षित है। औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक आमतौर पर शहरी अनौपचारिक क्षेत्र की तुलना में अधिक वेतन कमाते हैं। इसके अलावा ऐसे श्रम कानून भी हैं जो उनके लिए नौकरी की सुरक्षा और सेवानिवृत्ति लाभ सुनिश्चित करते हैं। तो वास्तव में अनौपचारिक क्षेत्र क्या है? खैर, इसे कहने का एक तरीका यह है कि जो कोई भी औपचारिक क्षेत्र में नहीं है, वह अनौपचारिक क्षेत्र में है। हालांकि यह स्पष्टीकरण बहुत संतोषजनक नहीं है, क्योंकि यह अनौपचारिक क्षेत्र को परिभाषित करता है कि यह क्या नहीं है। हम अभी भी नहीं जानते कि इस क्षेत्र को क्या विशिष्ट बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि जब शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने पहली बार अनौपचारिक क्षेत्र की खोज की थी तो उन्होंने शुरुआत में इसका वर्णन इसी तरह किया था। 1970 में अफ्रीकी समाजों में विशेषज्ञता रखने वाले मानवविज्ञानी जे कीथ हार्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए एक परियोजना के हिस्से के रूप में अक्रा, घाना में श्रम बाजार पर शोध कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सभी वेतन भोगी लोग श्रम बाजार के नियमों का पालन नहीं करते। हार्ट एक विकसित देश से आए थे जहां अधिकांश आर्थिक गतिविधियां औपचारिक क्षेत्र का हिस्सा थी। लोग बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते थे, किराने का सामान और अन्य जरूरतों के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर खरीदारी करते थे और उनके रोजगार की शर्तों को नियंत्रित करने वाले कानून थे। श्रमिकों के पास कुछ स्तर का यूनियन प्रतिनिधित्व भी था। दूसरे शब्दों में, श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकार के बीच औपचारिक संबंध थे। हार्ट 1973। अक्रा में हार्ट के शोध से विकसित देशों और अफ्रीका की जनजातीय अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में एक अलग स्थिति का पता चला। अक्रा में बिना निश्चित नियोक्ता वाले श्रमिकों के बड़े समूह थे। वे हर सुबह शहर में इकट्ठा होते थे और जिन्हें दिहाड़ी मजदूरों की जरूरत होती थी, वे मजदूरी पर बातचीत करते थे और उन्हें छोटी अवधि के लिए काम पर रखते थे, कभी-कभी सिर्फ एक दिन के लिए। इसके अतिरिक्त शहर के बाजारों में
लोग बेचने के लिए अपने गांवों से कृषि उत्पाद लाते थे, जैसे अनाज, सब्जियां, मांस, मुर्गी पालन, फल और जड़ी बूटियां। यह हाट ने अन्यत्र जो देखा था उसके विपरीत था। हाट ने यह भी देखा कि इस श्रम शक्ति और सूक्ष्म व्यापारियों ने कारखाने के श्रमिकों, सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों जैसे वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ साथ शहर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र का वर्णन करने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र शब्द गढ़ा, जो ग्रामीण शहरी प्रवास को प्रोत्साहित करता था, सस्ता श्रम प्रदान करता था और औपचारिक क्षेत्र से अलग, किफायती भोजन की पेशकश करता था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने केन्या में अपने रोजगार मिशन के दौरान इस शब्द को लोकप्रिय बनाया। हाट ने अनौपचारिक क्षेत्र की कुछ विशेषताओं की पहचान की जो इसे औपचारिक क्षेत्र से अलग करती है। निम्न कौशल स्तर। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के पास सीमित शिक्षा और कम कौशल था, वे कम तकनीक वाली नौकरियों में लगे हुए थे। औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के पास आमतौर पर उच्च कौशल और श्रम बाजार में बेहतर स्थिति होती है। आसान प्रवेश। अनौपचारिक क्षेत्र में प्रवेश करना औपचारिक क्षेत्र की तुलना में आसान था। हाट के अध्ययन से पता चला कि कोई भी व्यक्ति कौशल की परवाह किए बिना न्यूनतम निवेश के साथ दिहाड़ी मजदूर या स्ट्रीट वेंडर सकता है। उन्हें दुकान के लिए धन की आवश्यकता नहीं थी, जिससे यह उन अधिक श्रमिकों के लिए सुलभ हो गया जिनके पास योग्यता या पूंजी की कमी थी। कम वेतन, कम कौशल आवश्यकताओं और आसान प्रवेश के कारण अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में कम रिटर्न था। श्रमिकों को कम मजदूरी मिलती थी, अक्सर जीविका स्तर से भी कम। कई मामलों में इन कम मजदूरी ने परिवार के अन्य सदस्यों को अनौपचारिक कार्यबल में शामिल होने के लिए मजबूर किया, क्योंकि प्राथमिक कमाने वाले की आय घर का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके कारण कभी-कभी बच्चे श्रम बल में प्रवेश करने लगे। अप्रवासी श्रमिक। अक्रा में अनौपचारिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ऐसे श्रमिक शामिल थे जो आजीविका की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर चले गए थे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, शहर में श्रमिक और छोटे व्यापारी दोनों ग्रामीण क्षेत्रों से आए थे, जिसके कारण हाट ने प्रवासी स्थिति को अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषता के रूप में शामिल किया। हाट द्वारा बताई गई 4 विशेषताएं अनौपचारिक क्षेत्र की मूलभूत विशेषताएं मानी जा सकती हैं। हालांकि हम बाद में देखेंगे कि ये विशेषताएं एक विशिष्ट प्रकार के अनौपचारिक क्षेत्र का वर्णन करती है। यह क्षेत्र आकार और विविधता में विकसित हुआ है, इसलिए ये विशेषताएं अब पूरे अनौपचारिक क्षेत्र पर लागू नहीं होती है। वे इसके एक महत्वपूर्ण हिस्से का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन सभी वर्गों का नहीं। हाट की विशेषताएं बताती है कि अनौपचारिक क्षेत्र वह है जहां सीमित कौशल वाले लोगों को काम मिलता है। विशेषकर विकसित देशों के नजरिए से यह स्थिति आदर्श नहीं है। धारणा यह थी कि जैसे जैसे ये देश विकसित होंगे, ये विशेषताएं बदल जाएंगी। शिक्षा सभी जनसंख्या समूहों में फैल जाएगी, कौशल स्तर में सुधार होगा और बेहतर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। औद्योगिकरण के माध्यम से आर्थिक विकास से कुशल श्रमिकों के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। इसलिए जैसे जैसे औद्योगिक समाज में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, अनौपचारिक क्षेत्र धीरे धीरे औपचारिक क्षेत्र में विलीन हो जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो बड़ी कंपनियों में अधिक लोगों को नियमित नौकरियां मिलेंगी। मजदूर कारखानों में काम करेंगे और सड़क विक्रेता दुकानों, डिपार्टमेंट स्टोर और अन्य खुदरा प्रतिष्ठानों में काम करने लगेंगे। हालांकि वास्तविकता बिल्कुल अलग साबित हुई है। अनौपचारिक क्षेत्र का वास्तव में काफी विस्तार हुआ है, यहाँ तक कि विकसित देशों में भी, जहां अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का हिस्सा बढ़ रहा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के शहरों में कई महिलाएं घर या अवैध कारखानों में कपड़े सिलने जैसी गतिविधियों में संलग्न हैं। वे कम वेतन पाते हैं और विकासशील देशों में घरेलू श्रमिकों से अलग नहीं हैं। अक्सर ये महिलाएं कम विकसित देशों से आई अप्रवासी होती हैं और उनके पति अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं कर पाते हैं। ये महिलाएं अतिरिक्त आय कमाने के लिए ऐसी परिस्थितियों में काम करती हैं। नैला कबीर ने लंदन और ढाका दोनों में परिधान उद्योग में शामिल बांग्लादेशी महिलाओं पर एक अध्ययन किया और हम इस अध्ययन पर बाद में चर्चा करेंगे। अनौपचारिक नौकरी बाजार का एक अन्य हिस्सा सड़क विक्रेताओं का है। कई विकसित देशों के शहरों में आप सड़क विक्रेताओं की बढ़ती संख्या देखेंगे। ये व्यक्ति आमतौर पर कम विकसित देशों के अप्रवासी होते हैं जिन्हें नियमित रोजगार नहीं मिल पाता है। स्ट्रीट वेंडर सभी शहरों में पाए जा सकते हैं, विकसित और कम विकसित दोनों देशों में। वे विभिन्न प्रकार के किफायती सामान और खाद्य पदार्थ बेचते हुए हलचल भरे बाजारों में काम करते हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन और पेरिस जैसे शहरों में आपको भोजन, फूल और विभिन्न उत्पाद पेश करने वाले कई स्ट्रीट वेंडर। इनमें से कई विक्रेता आप्रवासी हैं जो कम विकसित देशों से बेहतर अवसरों की तलाश में आए हैं। विकासशील देशों में सड़क विक्रेता अनौपचारिक शहरी कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण के लिए, भारत में यह अनुमान लगाया गया है कि कुल शहरी आबादी का लगभग 2% स्ट्रीट वेंडिंग में संलग्न है। भारत सरकार 2004 के अनुसार दिल्ली में लगभग 300,000 स्ट्रीट वेंडर, मुंबई में 200,000 और कोलकाता में 200,000 से कुछ अधिक है। स्ट्रीट वेंडिंग से उत्पन्न कुल रोजगार तब और भी बड़ा हो जाता है जब आप मानते हैं कि यह कुछ उद्योगों को उनके उत्पाद बेचकर सहायता करता है। सड़क विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली कई वस्तुएं जैसे कपड़े, होजरी, चमड़े का सामान, ढले हुए प्लास्टिक के सामान, घरेलू सामान और कुछ खाद्य पदार्थ लघुस्तरीय या घरेलू उद्योगों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। ये उद्योग बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार देते हैं, लेकिन उन्हें अपने उत्पादों का स्वतंत्र रूप से विपणन करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। स्ट्रीट वेंडर उद्योगों में रोजगार बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक कि समाज का कम संपन्न वर्ग भी अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्ट्रीट वेंडरों पर निर्भर रहता है, क्योंकि उनके द्वारा बेचा जाने वाला सामान किफायती होता है। रेहड़ी वालों पर लेखक के अध्ययन से पता चला कि निम्नाय वर्ग मुख्य रूप से अपने उत्पादों की सामर्थ्य के कारण रेहड़ी वालों से खरीदारी पर अपनी आय का अधिक प्रतिशत खर्च करते हैं। यदि शहरों में स्ट्रीट वेंडर होते तो शहरी गरीब व्यक्तियों के लिए स्थिति वर्तमान से भी अधिक चुनौतीपूर्ण होती। इस प्रकार शहरी गरीबों का एक समूह अर्थात सड़क विक्रेता दूसरे समूह को जीवित रहने में सहायता करते हैं। नतीजतन, हालांकि सड़क विक्रेताओं को शहरी प्रबंधन के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जाता है, वे वास्तव में शहरी गरीबों के सामने आने वाली कुछ समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं। सस्ते सामान की पेशकश करके सड़क विक्रेता शहरी गरीबों को प्रभावी ढंग से सब्सिडी प्रदान करते हैं, एक भूमिका जिसे सरकार को आदर्श रूप से पूरा करना चाहिए। चिंतन एवं क्रिया 20.1 अपने पड़ोस में 5 परिवारों को लीजिए। पता लगाएं कि प्रत्येक परिवार के कितने वयस्क सदस्य घर से बाहर काम कर रहे हैं या घर के अंदर, जैसे कि बाहरी एजेंसी के लिए काम करने वाली महिलाओं के मामले में। अपने पड़ोस के निष्कर्षों के आधार पर अर्थव्यवस्था के संगठित और असंगठित क्षेत्र पर 2 पृष्ठों की एक रिपोर्ट लिखें।
अपनी रिपोर्ट पर अपने अकादमिक परामर्शदाता और अपने अध्ययन केंद्र के अन्य शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करें। शीर्षक: अर्थव्यवस्था के संगठित और असंगठित क्षेत्र, एक पड़ोस परिप्रेक्ष्य। परिचय: इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे अर्थव्यवस्था के संगठित और असंगठित क्षेत्रों की गतिशीलता को समझने के लिए अपने पड़ोस में 5 परिवारों का सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया था। यह रिपोर्ट इन घरों में वयस्क सदस्यों की रोजगार स्थिति पर प्रकाश डालते हुए मेरे निष्कर्ष और अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करती है। कार्यप्रणाली: डेटा इकट्ठा करने के लिए मैंने अपने पड़ोस में रहने वाले 5 परिवारों से संपर्क किया और वयस्क सदस्यों के साथ साक्षात्कार आयोजित किए। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि उनमें से कितने अर्थव्यवस्था के संगठित या असंगठित क्षेत्र में लगे हुए थे। मैंने उनके काम की प्रकृति, नौकरी की सुरक्षा और लाभों के आधार पर उनके व्यवसायों को इन 2 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया। जांच परिणाम: परिवार ए, कुल वयस्क सदस्य 4, संगठित क्षेत्र 2, दोनों सरकारी नौकरी करते हैं। असंगठित क्षेत्र 2, एक दिहाड़ी मजदूर है और दूसरा स्ट्रीट वेंडर। परिवार बी, कुल वयस्क सदस्य 3, संगठित क्षेत्र 2, एक निजी बैंक में काम करता है और दूसरा एक निजी स्कूल में शिक्षक है। असंगठित क्षेत्र 1, एक स्वतंत्र ग्राफिक डिजाइनर। परिवार सी, कुल वयस्क सदस्य 5, संगठित क्षेत्र 3, एक बहुराष्ट्रीय निगम में काम करता है, 2 स्थानीय कारखाने में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र 2, दोनों आसपास के घरों में घरेलू सहायक है। परिवार डी, कुल वयस्क सदस्य 2, संगठित क्षेत्र 1, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। असंगठित क्षेत्र 1, एक स्वरोजगार दर्जी। परिवार ई, कुल वयस्क सदस्य 6, संगठित क्षेत्र 4, एक डॉक्टर है, एक पुलिस अधिकारी है, 2 खुदरा स्टोर में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र 2, दोनों निर्माण श्रमिक हैं। बहस: मेरे पड़ोस से प्राप्त निष्कर्षों से व्यापक भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सूक्ष्म रूप पता चलता है। यह स्पष्ट है कि वयस्क आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा असंगठित क्षेत्र में लगा हुआ है, जिसकी विशेषता अनौपचारिक कार्य व्यवस्था, कम नौकरी सुरक्षा और अक्सर अपर्याप्त लाभ है। इस क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी वाले, घरेलू सहायक और स्वरोजगार वाले व्यक्ति शामिल हैं। दूसरी ओर, संगठित क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो सरकारी नौकरियों, निजी निगमों और स्थापित संस्थानों में काम करते हैं। वे आम तौर पर अधिक नौकरी सुरक्षा, बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और भविष्य निधि और स्वास्थ्य बीमा जैसे लाभों का आनंद लेते हैं। एक दिलचस्प अवलोकन संगठित क्षेत्र के भीतर व्यवसायों की विविधता है, जिसमें बैंकिंग और शिक्षण से लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा तक शामिल है। यह विविधता भारत में संगठित क्षेत्र की गहराई और चौड़ाई को उजागर करती है, जो औपचारिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि असंगठित क्षेत्र एक चुनौती बना हुआ है। यह कार्यबल के एक बड़े हिस्से को समायोजित करता है, लेकिन इसमें अक्सर विनियमन और सामाजिक सुरक्षा उपायों का अभाव होता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति आय में उतार चढ़ाव और नौकरी की असुरक्षा के प्रति संवेदनशील होते हैं। भारत में समावेशी आर्थिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र की स्थितियों में सुधार करना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष: अंत में, मेरा पड़ोस सर्वेक्षण भारत में रोजगार परिदृश्य को दर्शाता है, जहां वयस्क आबादी का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम करता है, जिसकी विशेषता अनौपचारिक और अक्सर अनिश्चित कार्य व्यवस्था है। संगठित क्षेत्र
अधिक नौकरी, सुरक्षा और लाभ प्रदान करते हुए औपचारिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है। असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार और नीति निर्माताओं के लिए इस क्षेत्र में श्रमिकों के लिए नौकरी, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों को लागू करना अनिवार्य है। इससे न केवल लाखों भारतीयों के जीवन में सुधार होगा बल्कि देश की समग्र आर्थिक वृद्धि और विकास में भी योगदान मिलेगा। मैं अपने अकादमिक परामर्शदाता और अपने अध्ययन केंद्र में साथी शिक्षार्थियों के साथ इन निष्कर्षों और अंतर्दृष्टि पर चर्चा करने की योजना बना रहा हूं, क्योंकि यह विषय भारत के श्रम बाजार की बारीकियों और व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए इसके निहितार्थ को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 20.3 भारत में शहरी अनौपचारिक क्षेत्र को समझना। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को औपचारिक क्षेत्र के समान स्तर की नौकरी, सुरक्षा नहीं मिलती है। उनकी नौकरियां बहुत सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि अधिकांश कानून उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। हालांकि भारत में श्रम कानूनों के अंतर्गत सभी प्रकार के औद्योगिक श्रमिकों को शामिल किया जाना चाहिए, फिर भी ऐसे नियम हैं जो उनमें से कई को बाहर रखते हैं। फैक्ट्रियों में काम से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कानून फैक्ट्री अधिनियम है, लेकिन अन्य सभी कानून जैसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, श्रमिक मुआवजा अधिनियम, भविष्य निधि और परिवार पेंशन अधिनियम और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम केवल उन व्यवसायों पर लागू होते हैं जो पहले से ही फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। यह फैक्ट्री अधिनियम केवल उन फैक्ट्रियों पर लागू होता है जिनमें कम से कम 10 कर्मचारी हैं और विनिर्माण के लिए बिजली का उपयोग करते हैं, या यदि वे बिजली का उपयोग नहीं करते हैं तो कम से कम 20 कर्मचारी हैं। इसलिए छोटे कारखानों में कई औद्योगिक श्रमिकों को कानूनी रूप से संरक्षित नहीं किया जाता है। इसी तरह दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम है। यह कार्य नियमों, वेतन और सेवानिवृत्ति के बाद लाभ जैसी चीजों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यह केवल उन व्यवसायों पर लागू होता है जिनमें 5 से अधिक स्थायी कर्मचारी हैं। यदि किसी दुकान या फैक्ट्री में इस न्यूनतम संख्या से कम स्थायी कर्मचारी हैं और साथ ही इससे 3 गुना अधिक आकस्मिक मजदूर हैं, तो यह इनमें से किसी भी कानून के दायरे में नहीं आएगा। भारत में स्वरोजगार समूह काफी महत्वपूर्ण है। इस समूह में वे लोग शामिल हैं जो घर से काम करते हैं, वे लोग जो आकस्मिक दैनिक श्रम करते हैं और सड़क पर सामान बेचने वाले लोग शामिल हैं। जबकि हमारे पास सड़क विक्रेताओं की संख्या का अनुमान है, हमारे पास घर आधारित श्रमिकों के लिए अनुमान नहीं है, क्योंकि वे आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। भारत ने घरेलू कार्य पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के सम्मेलन का अनुमोदन नहीं किया है। इस सम्मेलन में घर आधारित श्रमिकों का एक जीवंत रजिस्टर रखने की आवश्यकता है, जो उनकी संख्या को समझने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। भारत में श्रम शक्ति विविध है। देश की अधिकांश श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा है। 1991 की जनगणना के अनुसार देश में कुल कार्यशील जनसंख्या 317 मिलियन थी। इनमें से 290.2 मिलियन 91.5% अनौपचारिक क्षेत्र में थे, जबकि केवल 26.8 मिलियन 8.5% संगठित क्षेत्र में थे। इन दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों की कमाई में काफी अंतर था। भले ही संगठित क्षेत्र में कुल श्रम शक्ति का केवल 8.5% कार्यरत था, श्रमिकों ने सामूहिक रूप से देश की कुल मजदूरी और आय 1995 तक का लगभग 33% अर्जित किया।
अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की संरचना में अधिकतर कृषि श्रमिक शामिल थे। 75 मिलियन कृषि श्रमिक और 110 मिलियन छोटे और सीमांत किसान थे जो कृषि मजदूर के रूप में भी काम करते थे। इसका मतलब यह हुआ कि गैर कृषि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी असंगठित क्षेत्र में लगभग 100 मिलियन श्रमिक थे। 1991 की जनगणना के बाद स्थिति बदल गई। उसी वर्ष 21 जुलाई को सरकार ने संसद में एक नया औद्योगिक नीति वक्तव्य प्रस्तुत किया, जिसमें वैश्वीकरण संचालित संरचनात्मक समायोजन नीतियों के अनुरूप उद्योगों के पुनर्गठन का प्रस्ताव दिया गया। हालांकि इन नीतियों से रोजगार में कुछ वृद्धि हुई, लेकिन उन्होंने बड़े उद्योगों के आकार में कटौती, विनिर्माण को छोटे पैमाने के उद्योगों में आउटसोर्स करने और औपचारिक क्षेत्र के रोजगार में गिरावट को भी बढ़ावा दिया। 2004 में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2000 के आंकड़े उपलब्ध कराए गए। इस डेटा के अनुसार कुल 397 मिलियन कार्यबल में से केवल 28 मिलियन श्रमिक संगठित क्षेत्र में कार्यरत थे, बाकी असंगठित क्षेत्र में थे। इसका मतलब यह है कि सुधार शुरू करने के एक दशक बाद भी औपचारिक क्षेत्र में रोजगार लगभग स्थिर रहा या थोड़ा कम हुआ। 2004 से 2005 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 31 मार्च 2003 को औपचारिक क्षेत्र में रोजगार 27 मिलियन था, जो 2000 के बाद से 10 लाख की गिरावट दर्शाता है। इसके अलावा 1991 के बाद से औपचारिक क्षेत्र में रोजगार संख्या में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। इसके विपरीत अनौपचारिक क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई। औपचारिक क्षेत्र में गिरावट में योगदान देने वाले कारकों में से एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का बंद होना था। 1993 में आधिकारिक नौकरियों में काम करने वाले लगभग 70% लोग सरकार, अर्धसरकारी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा नियोजित थे। पापोला 1994-34। 2003 में यह प्रतिशत 1 अंक कम हो गया। 2004 से 2005 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मार्च 2003 में सार्वजनिक क्षेत्र ने औपचारिक क्षेत्र के 69% कार्यबल को रोजगार दिया। सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में 0.8% की गिरावट के कारण औपचारिक क्षेत्र के कुल रोजगार में वास्तव में 1% की कमी आई। भारत सरकार 2005, 230। दूसरी ओर निजी क्षेत्र ने औपचारिक क्षेत्र के केवल 30% श्रमिकों को ही नौकरियां प्रदान की। 20.4 लघु उद्योगों का विकास। औपचारिक नौकरी क्षेत्र में रोजगार में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन छोटे पैमाने का विनिर्माण क्षेत्र फल-फूल रहा है। वार्षिक बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छोटे उद्योग लगातार बढ़ रहे हैं। 2004 से 2005 के सर्वेक्षण में यह पता चला कि यह क्षेत्र लगभग 28 मिलियन श्रमिकों को रोजगार देता है और हर साल 4% से अधिक का विस्तार कर रहा है। अकेले इस क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या पूरे औपचारिक क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए रोजगार से अधिक है। लघुस्तरीय उद्योगों का विकास 1991 की औद्योगिक नीति का मुख्य फोकस रहा है। इस नीति का उद्देश्य लघुस्तरीय क्षेत्र को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में गतिशील भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसका समर्थन करने के लिए लघु उद्योगों के लिए चुकता पूंजी की आवश्यकता में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जो कि ₹2 मिलियन से ₹30 लाख। यह परिवर्तन उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने और इस क्षेत्र में उच्च तकनीक उद्योगों को शामिल करने की अनुमति देता है। परिणामस्वरूप 2003 तक लघु उद्योग अब भारत की निर्यात आय का 35% योगदान करते हैं। यह निस्संदेह एक सकारात्मक विकास है,
लेकिन यह और भी सराहनीय होगा यदि इसकी श्रम शक्ति के लिए काम करने की स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। लघु उद्योगों का तेजी से विकास उन नीतियों के कारण हुआ जिनकी हमने पहले बात की थी। साथ ही बड़ी कंपनियों ने विशेषकर उपभोक्ता वस्तुओं और फार्मास्यूटिकल्स में अपने काम करने के तरीके को बदल दिया। वे मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में होते थे, लेकिन उन्होंने अपना परिचालन छोटा करना शुरू कर दिया, श्रमिकों की संख्या कम कर दी और अपने उत्पादन को छोटे शहरों में ले जाना शुरू कर दिया। इन छोटे शहरों में श्रम सस्ता है, कई श्रमिक संघ नहीं है और श्रम कानून बड़े शहर के उद्योगों की तरह सख्त नहीं है। साथ ही सरकार इन क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने औद्योगिक विकास क्षेत्र नामक विशेष क्षेत्रों को चिह्नित किया। इनका प्रबंधन राज्य के औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार आमतौर पर व्यवसाय मालिकों को इन औद्योगिक विकास क्षेत्रों में अपने कारखाने स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है। इन प्रोत्साहनों में कम किराए पर भूमि प्रदान करना शामिल है, जिसमें पहले से ही औद्योगिक भवन है, ताकि छोटे व्यवसाय मालिकों को निर्माण पर पैसा खर्च न करना पड़े और उन्हें एक विशिष्ट अवधि के लिए बिक्री कर और उत्पाद शुल्क जैसे कुछ स्थानीय करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है। अक्सर पहले 5 साल कई बड़ी कंपनियों ने इन ऑफरों का फायदा उठाया और पैसे बचाने के लिए अपना उत्पादन बड़े शहरों से इन छोटी जगहों पर स्थानांतरित कर दिया। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे पैसे बचाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उपभोक्ताओं को सस्ते उत्पाद मिलेंगे। यह प्रक्रिया कुछ वैसी ही है जैसे अमीर देशों की कंपनियां अपना उत्पादन कम अमीर देशों में भेजती हैं। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में वे अपना उत्पादन कम विकसित देशों को भेजते हैं। इसी तरह भारत में बड़ी कंपनियां अपना उत्पादन छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भेजती हैं, क्योंकि यह सस्ता है। 20.5 अनौपचारिक क्षेत्र की संरचना। उपरोक्त चर्चा हमें बताती है कि भारतीय शहरों में कई गरीब लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करके जीवन यापन करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में बहुत अधिक गरीबी है और पर्याप्त अच्छी नौकरियां नहीं है। यह स्थिति कई लोगों को काम की तलाश में और खुद का भरण पोषण करने के लिए शहरों की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है। इन लोगों के पास आम तौर पर उच्च स्तरीय कौशल या औपचारिक क्षेत्र जैसे कार्यालय और बड़ी कंपनियों में अच्छी भुगतान वाली नौकरियों के लिए आवश्यक शिक्षा नहीं होती है। इसके अलावा औपचारिक क्षेत्र में सुरक्षित नौकरियां कम होती जा रही है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिनके पास सही कौशल है। इसलिए इन लोगों के लिए जीवित रहने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र में काम करना ही एकमात्र विकल्प है। कई शहरी गरीब लोगों के लिए सड़क पर चीजें बेचना जीविकोपार्जन का एक तरीका है। इसे शुरू करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है और आवश्यक कौशल सरल होते हैं, लेकिन आय भी कम होती है। शहरों में सड़क विक्रेताओं का एक बड़ा समूह कम कौशल वाले लोग हैं जो काम की तलाश में ग्रामीण इलाकों या छोटे शहरों से बड़े शहरों में चले गए हैं। ऐसे लोगों के लिए नौकरी के अन्य अवसर जो अच्छी तरह से पढ़ या लिख नहीं सकते हैं या जिनके पास केवल थोड़ी सी शिक्षा है, उनमें छोटे कारखानों या कार्यशालाओं में काम करना शामिल है जो उन्नत तकनीक का उपयोग नहीं करते हैं और शारीरिक श्रम पर अधिक भरोसा करते हैं। वे निर्माण स्थलों या अन्य स्थानों पर आकस्मिक दिहाड़ी मजदूर के रूप में भी काम कर सकते हैं। शहर के कुछ लोग जो आधिकारिक नौकरियों में काम करते थे, अब अनौपचारिक काम में स्थानांतरित हो गए हैं। ये लोग या उनके पति पत्नी
मुंबई और अहमदाबाद की कपड़ा मिलों के साथ साथ कोलकाता की इंजीनियरिंग फर्मों में बेहतर वेतन वाली नौकरियां करते थे। दुर्भाग्य से इन उद्योगों में कई लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई। परिणामस्वरूप उनमें से कुछ को आजीविका कमाने के लिए रेहड़ी पटरी वाले बनना पड़ा या छोटे कारखानों में काम करना पड़ा। इन शहरों में स्ट्रीट वेंडरों पर शोध से पता चला कि अहमदाबाद और मुंबई में लगभग 30% और कोलकाता में 50% स्ट्रीट वेंडर क्षेत्र की नौकरियां करते थे। अहमदाबाद में सेवा द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि नौकरी से निकाले गए कपड़ा श्रमिकों में से लगभग आधे सड़क विक्रेता बन गए हैं। संक्षेप में, शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की नौकरियां शामिल हैं, लेकिन वे आमतौर पर कम आय प्रदान करते हैं और कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के तीसरे समूह में वे व्यक्ति शामिल हैं जो औपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। इन लोगों के पास औपचारिक क्षेत्र के उद्योगों या प्रतिष्ठानों में अस्थायी या आकस्मिक नौकरियां हैं। बड़े कारखानों या संगठनों में आपको स्थायी कर्मचारियों के साथ साथ अस्थायी या आकस्मिक मजदूर भी मिलेंगे। इन संगठनों के कुछ हिस्से आकस्मिक मजदूरों को काम पर रखते हैं, जैसे कि कैफेटेरिया में या सफाई सेवाओं के लिए। इसके अतिरिक्त कुछ कंपनियां अपने स्वयं के सुरक्षा कर्मचारियों को नियुक्त नहीं करती हैं। इसके बजाय वे एक अलग सुरक्षा कंपनी के साथ अनुबंध करते हैं। सुरक्षा कंपनी के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को अनुबंध कर्मचारी माना जाता है। इसलिए हमारे पास औपचारिक क्षेत्र के संगठनों में कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरह के कर्मचारी हैं। कई संगठन बड़े पैमाने पर अनुबंध और आकस्मिक श्रम का उपयोग करते हैं। कई कंपनियां स्थायी कर्मचारियों के बजाय अस्थायी कर्मचारियों को काम पर रखती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि कोई कर्मचारी स्थायी हो जाता है तो नियोक्ता को भविष्य निधि, सेवानिवृत्त होने पर ग्रेच्युटी भुगतान, चिकित्सा अवकाश और बीमार दिनों के लिए भुगतान जैसी चीजें प्रदान करनी होंगी। उन्हें विशिष्ट कारणों से सवेतन अवकाश भी देना पड़ता है और कई मामलों में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की पेशकश भी करनी पड़ती है। मुख्य कारण यह है कि किसी नियोक्ता के लिए किसी स्थायी कर्मचारी को नौकरी से निकालना आसान नहीं होता है। इसमें एक लंबी कानूनी प्रक्रिया शामिल है। दूसरी ओर, अस्थायी और आकस्मिक श्रमिकों को ये लाभ नहीं मिलते हैं और उन्हें किसी भी समय नौकरी से निकाला जा सकता है। 1993 में 8 उद्योगों के केस स्टडीज वाली एक किताब से पता चला कि उनमें से कुछ में आधे से अधिक कर्मचारी कैजुअल या ठेका मजदूर थे। यह चर्चा अनौपचारिक क्षेत्र के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालती है। भारत में कार्यबल का विशाल बहुमत 97% अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा है। इस क्षेत्र के 2 भाग हैं। सबसे पहले, इसका एक बड़ा हिस्सा स्वरोजगार श्रमिकों का है। इसमें स्ट्रीट वेंडर, घर आधारित श्रमिक, विशेष रूप से महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें हमेशा यह नहीं पता होता है कि उनके नियोक्ता कौन है। रिक्शा चालक, टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालक और भी बहुत कुछ। वे अनौपचारिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अनिवार्य रूप से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। अनौपचारिक क्षेत्र का एक और हिस्सा है जो वास्तव में औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत है। इसलिए यदि हम अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र से अलग मानते हैं तो हमें 2 अलग-अलग क्षेत्र मिलते हैं। लेकिन कुछ मामलों में वे ओवरलैप होते हैं, जैसे औपचारिक क्षेत्र के भीतर अनौपचारिक रोजगार। इसमें छोटे पैमाने के व्यवसायों और औपचारिक क्षेत्र में रोजगार शामिल है। इसी प्रकार अनौपचारिक अर्थव्यवस्था शब्द में छोटे व्यापारी, स्वरोजगार व्यक्ति और अनौपचारिक क्षेत्र के अन्य लोग शामिल हैं। इसलिए
हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र के दो भाग हैं, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और अनौपचारिक रोजगार। 20.6 परिधान श्रमिकों के मामले का अध्ययन। अब तक हमने बात की है कि अनौपचारिक क्षेत्र क्या है और इसमें क्या शामिल है। आगामी अनुभागों में हम विशिष्ट मामलों को देखकर इस क्षेत्र में काम के प्रकार और भुगतान का पता लगाएंगे। ये मामले हमें इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। कपड़ा उद्योग अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियों का एक बड़ा स्रोत है। उपभोक्तावाद बढ़ने के कारण जैसे जैसे लोग अधिक कपड़े खरीदते हैं, कपड़ों की मांग बढ़ती है। यह उद्योग सभी आय समूहों की जरूरतों को पूरा करता है, गरीबों के लिए कपड़े और अमीरों के लिए उच्च श्रेणी के डिजाइनर परिधान तैयार करता है। इसके अतिरिक्त कपड़ों के निर्यात का बाजार भी बढ़ रहा है। 2005 से पहले भारत को निर्यात प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारतीय कपड़ों के निर्यात पर सीमाएं लगा दी थी। हालांकि जब भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का हिस्सा बन गया तो ये प्रतिबंध धीरे धीरे हटा दिए गए। जनवरी 2005 तक भारत से मल्टीफाइबर परिधानों के आयात पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए, जिससे भारत को अपने परिधान निर्यात को बढ़ावा देने का बेहतर अवसर मिला। इसलिए निर्यात बाजार भी परिधान उद्योग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस उद्योग में अनौपचारिक श्रमिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे हैं जो छोटी छोटी फैक्ट्रियों में कपड़े सिलते हैं और दूसरे वे हैं जो घर से सिलाई का काम करते हैं। घर आधारित श्रमिकों की संख्या कारखाने के श्रमिकों से अधिक है। आइए संक्षेप में देखें कि परिधान निर्माण कैसे काम करता है। गृह आधारित श्रमिक मुख्य रूप से महिलाएं हैं। वे ठेकेदारों के लिए काम करते हैं जो उन्हें काम देते हैं और उनके द्वारा सिले गए कपड़ों की संख्या के आधार पर उन्हें भुगतान करते हैं। दूसरे शब्दों में, ये ठेकेदार महिलाओं को कपड़े बनाने के लिए कपड़े मुहैया कराते हैं और उनके द्वारा तैयार किए गए कपड़ों की संख्या के आधार पर उन्हें मुआवजा देते हैं। कई मामलों में महिलाओं को सिलाई के लिए अपना धागा खुद खरीदना पड़ता है। वेतन कम है, कभी कभी तो 20 रुपए से 50 रुपए प्रतिदिन। यदि धागे की कीमत बढ़ जाती है तो उनकी कमाई कम हो जाती है या आय में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें अधिक कपड़े सिलने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए 1988 में सेवा की संस्थापक इला भट्ट ने अपने संस्मरणों में लिखा था कि एक पेटीकोट सिलने की दर रु थी। अहमदाबाद में 2। भट्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे ये महिलाएं, जो ज्यादातर गरीब हैं और मुस्लिम समुदायों से हैं, ठेकेदारों और कपड़ों के खरीदारों दोनों द्वारा उनका शोषण किया गया था। चिंतन एवं क्रिया 20.2 अपने स्थानीय पुस्तकालय या अध्ययन केंद्र पुस्तकालय पर जाएं। रोजगार की तलाश में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से शहर में आने वाले प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा का वर्णन करने वाली एक किताब या लेख खोजें। अपने गांव के बगल वाले शहर कस्बे में प्रवासी श्रमिक और सूचित क्षेत्र पर लगभग 2 पृष्ठों में एक निबंध लिखें। अपने निबंध को अपने अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों के साथ साझा करें। शीर्षक: प्रवासी श्रमिक और अनौपचारिक क्षेत्र, उनके संघर्षों की एक झलक। परिचय: प्रवासी श्रमिक दशकों से भारत के आर्थिक परिदृश्य का एक अभिन्न अंग रहे हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग रोजगार के अवसरों की तलाश में शहरों और कस्बों में आते हैं, जिनमें मेरे गांव के पास का शहर भी शामिल है। यह घटना मेरे क्षेत्र के लिए अनोखी नहीं है। यह एक राष्ट्रव्यापी प्रवृत्ति है जो अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों को रेखांकित करती है।
इस निबंध में मैं अपने शहर में प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा और अनौपचारिक क्षेत्र में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालूंगा। अनौपचारिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता। हमारे शहर का अनौपचारिक क्षेत्र हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें स्ट्रीट वेंडिंग और निर्माण कार्य से लेकर घरेलू मदद और छोटे पैमाने पर विनिर्माण तक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। प्रवासी मजदूर मुख्य रूप से इस क्षेत्र पर कब्जा करते हैं, जो विभिन्न उद्योगों और सेवाओं की रीढ़ है। वे विविध पृष्ठभूमियों, क्षेत्रों और सामाजिक आर्थिक तबके से आते हैं, जो एक ऐसे शहर में आजीविका कमाने की आशा से प्रेरित होते हैं जो अक्सर बेहतर जीवन का वादा करता है। प्रवासी मजदूरों के सामने चुनौतियां। सीमित सामाजिक सुरक्षा। अनौपचारिक क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों के सामने आने वाला एक बड़ा मुद्दा सामाजिक सुरक्षा लाभों का अभाव है। उनके पास उचित स्वास्थ्य देखभाल, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और एक विश्वसनीय सहायता प्रणाली तक पहुंच का अभाव है। यह उन्हें गंभीर कमजोरियों के प्रति उजागर करता है, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के दौरान। शोषणकारी कार्य परिस्थितियां। प्रवासी मजदूरों को अक्सर शोषणकारी कार्य परिस्थितियों का शिकार होना पड़ता है। कई अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में लंबे समय तक काम के घंटे, कम वेतन और अपर्याप्त सुरक्षा उपाय आम है। सौदेबाजी की उनकी क्षमता की कमी उन्हें बेईमान नियोक्ताओं की दया पर छोड़ देती है। आवास संबंधी चुनौतियां। शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास ढूंढना कई प्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। वे अक्सर भीड़भाड़ वाली झुग्गियों या अस्थायी आश्रयों में रहते हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं और स्वच्छता सुविधाओं का अभाव होता है। शैक्षिक अभाव। प्रवासी मजदूरों के बच्चों को बार-बार स्थानांतरण के कारण उनकी शिक्षा में अक्सर व्यवधान का सामना करना पड़ता है। इससे न केवल उनका वर्तमान प्रभावित होता है, बल्कि उनकी भविष्य की संभावनाएं भी प्रभावित होती है। स्वास्थ्य देखभाल पहुंच। प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। वे अक्सर वित्तीय बाधाओं या अपनी नौकरी खोने के डर के कारण चिकित्सा सहायता लेने में अनिच्छुक होते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान। जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। वे निर्माण, कृषि, विनिर्माण और विभिन्न अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक श्रम शक्ति प्रदान करते हैं। इसके अलावा वे सेवा क्षेत्र का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। घरेलू नौकरों, सड़क विक्रेताओं और छोटे व्यवसायों में काम करते हैं। मजदूरों की इस आमद से हमारे शहर में आर्थिक वृद्धि और विकास हुआ है। समाधान और आगे का रास्ता। सामाजिक सुरक्षा उपाय। सरकार को ऐसी नीतियां लागू करनी चाहिए जो अनौपचारिक क्षेत्र तक सामाजिक सुरक्षा लाभ पहुंचाएं। इसमें स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए सुरक्षा जाल तक पहुंच शामिल है। अनौपचारिक नौकरियों का औपचारिकरण, प्रशिक्षण, कौशल विकास और कानूनी मान्यता प्रदान करके अनौपचारिक नौकरियों के औपचारिकरण को प्रोत्साहित करने से प्रवासी मजदूरों के लिए काम करने की स्थिति में सुधार करने में मदद मिल सकती है। किफायती आवास। प्रवासी श्रमिकों के लिए किफायती आवास विकल्प उपलब्ध कराने की पहल की खोज की जानी चाहिए। इससे न केवल उनके रहने की स्थिति में सुधार होगा बल्कि शहरी विकास में भी योगदान मिलेगा। शिक्षा तक पहुंच। प्रवासी बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए, जैसे पोर्टेबल शिक्षा प्रमाण पत्र जो उन्हें विभिन्न स्थानों पर अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देते हैं। हेल्थ केयर।
चिकित्सा सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्रवासी आबादी वाले क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ केयर क्लिनिक स्थापित किए जाने चाहिए। निष्कर्ष: प्रवासी मजदूर हमारे शहर के अनौपचारिक क्षेत्र के गुमनाम नायक हैं, जो इसके विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हालांकि उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। यह जरूरी है कि हमारा शहर सरकार के साथ मिलकर इन मेहनती व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। सामाजिक सुरक्षा, बेहतर काम करने की स्थिति, किफायती आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पहुंच प्रदान करने से न केवल प्रवासी मजदूरों के जीवन में सुधार होगा बल्कि हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था की नींव भी मजबूत होगी। अनौपचारिक क्षेत्र और प्रवासी मजदूरों का सह-अस्तित्व एक वास्तविकता है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और अब समय आ गया है कि हम यह सुनिश्चित करें कि यह सह-अस्तित्व निष्पक्षता, न्याय और समावेशिता द्वारा चिह्नित हो। सिलाई आमतौर पर सिलाई मशीनों का उपयोग करके की जाती है। ये मशीनें आमतौर पर हाथ या पैर से संचालित होती हैं। हालांकि यदि काम तेजी से करना है तो इलेक्ट्रिक मशीनों की आवश्यकता होती है। महिलाओं के पास उत्पादन के लिए आवश्यक उपकरण हैं, जिनमें सिलाई मशीन, धागा, सुई और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल है। यदि कोई महिला अपने उपकरणों को उन्नत करके अपने उत्पादन में सुधार करना चाहती है, तो उसके पास ऐसा करने के लिए संसाधन होने चाहिए। इसलिए यदि कोई महिला इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन का उपयोग करना चाहती है, तो उसे इसे स्वयं खरीदना होगा। इसके अतिरिक्त वह बिजली की अतिरिक्त लागत को कवर करने के लिए जिम्मेदार है। भट्ट ने दिखाया है कि ये महिलाएं बहुत गरीब हैं और उपकरणों की कीमत में कोई भी वृद्धि उन्हें अधिक कर्ज में डाल देती है। वास्तव में कई महिलाएं मैन्युअल रूप से संचालित सिलाई मशीनें भी नहीं खरीद सकती थी और उन्हें किराए पर लेना पड़ता था। इन घरेलू श्रमिकों द्वारा बनाए गए कपड़े निम्न गुणवत्ता वाले और किफायती होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से सीमित वित्तीय साधन वाले लोग खरीदते हैं। इसलिए भट्ट इस बात पर जोर देते हैं कि ये गरीब कपड़ा सिलाई करने वाले ही हैं जो शहर में गरीबों के लिए कपड़े उपलब्ध कराते हैं। इन महिलाओं पर भट्ट का शोध पढ़ने के लिए अत्यधिक अनुशंसित है। इस उद्योग में अन्य प्रकार के श्रमिक भी हैं जो छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। ये श्रमिक घर आधारित श्रमिकों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे घर से नहीं बल्कि छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। फैक्ट्री मालिक उन्हें मशीनें और अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराता है। ऐसी फैक्ट्रियां मुंबई, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों के औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जा सकती हैं। ये फैक्ट्री मालिक आमतौर पर निर्यात के लिए या बड़े खुदरा स्टोरों में बिक्री के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों का उत्पादन करते हैं। बांग्लादेश के ससेक्स विश्वविद्यालय की शोधकर्ता नायला कबीर ने ढाका, बांग्लादेश और लंदन, कबीर 2000 में महिला परिधान श्रमिकों पर एक व्यापक अध्ययन किया। कपड़ा उद्योग में लगभग 20 मिलियन महिलाएं शामिल हैं। वे आधुनिक कपड़ा काटने और सिलाई मशीनों से सुसज्जित कारखानों में काम करते हैं। ये महिलाएं इलेक्ट्रिक सिलाई मशीनें चलाती हैं और ऐसे कपड़े बनाती हैं जिन्हें विकसित देशों में निर्यात किया जाता है। वे प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं और टुकड़े काम और काम किए गए समय दोनों के आधार पर वेतन प्राप्त करते हैं। प्रत्येक श्रमिक को सिलाई के लिए एक निश्चित संख्या में कपड़े सौंपे जाते हैं और उन्हें अपना वेतन प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करना होता है। यदि वे कम काम करते हैं तो उनका वेतन कम हो जाता है, लेकिन यदि वे कोटा पार कर जाते हैं तो वे अतिरिक्त पैसा कमाते हैं। इस अध्याय की महिलाएं गरीब परिवारों से आती हैं।
वे लंबे समय तक काम करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। उनमें से अधिकांश ने बहुत अधिक शिक्षा नहीं ली है। उनमें से लगभग 37% ने प्राथमिक विद्यालय पूरा किया, लेकिन बहुत कम लोग आगे बढ़े। शिक्षा की कमी के कारण ही यहाँ कोई महिला पर्यवेक्षक नहीं है। इसके अलावा दक्षिण एशियाई देशों में ये महिलाएं आमतौर पर अपने घरों से बाहर काम करने में अनिच्छुक होती है। बांग्लादेश में मुस्लिम महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करती है, जो उनकी स्वतंत्रता को सीमित करती है और उन्हें घर पर ही रखती है। लेकिन कबीर का तर्क है कि इन गरीब महिलाओं के लिए अपने घर से बाहर काम करना उनके और उनके परिवार के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। जिन फैक्ट्रियों में वे काम करते हैं, वे केवल महिलाओं को काम पर रखते हैं और उनकी सुरक्षात्मक दीवारें होती हैं। इससे महिलाएं वहां सुरक्षित रूप से काम कर सकेंगी। इन गरीब महिलाओं के लिए कारखाने में काम करने से उन्हें अपने जीवन पर कुछ नियंत्रण मिलता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं। कुछ पतियों ने अपनी स्वयं की आय होने पर अपनी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार करना बंद कर दिया है। महिलाएं इस पैसे का उपयोग अपने बच्चों को शिक्षित करने या उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए करती है। कबीर के अध्ययन में एक दिलचस्प खोज यह है कि कई महिलाएं अपनी कमाई का उपयोग अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए करती हैं। यह एक सकारात्मक परिणाम है, क्योंकि बांग्लादेश सहित दक्षिण एशियाई देशों में बेटियों को अक्सर बेटों की तुलना में कम मूल्यवान माना जाता है। हालांकि अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लाभों के बावजूद हम शोषणकारी पक्ष को नजरअंदाज नहीं कर सकते। परिधान उद्योग में कॉलर और बटन सिलना या कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना जैसे कई कार्य होते हैं। घर में रहने वाली महिलाएं कॉलर और बटन की सिलाई करती हैं, जबकि फैक्ट्री में रहने वाली महिलाएं गुणवत्ता की जांच और इस्त्री करती हैं। इन कार्यों के लिए लंबे समय तक खड़े रहने और झुकने की आवश्यकता होती है, जो उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, विभिन्न दर्द और बीमारियों का कारण बनता है। वेतन बहुत कम है, लेकिन महिलाएं इन शर्तों को स्वीकार करती हैं, क्योंकि छोटा वेतन भी उन्हें अपने घरों पर कुछ नियंत्रण देता है। 20.8 निष्कर्ष। इस खंड में हमने अनौपचारिक क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं का पता लगाया है। हमने इस चर्चा से शुरुआत की कि इस क्षेत्र को शुरुआत में कीथ हार्ट द्वारा कैसे पहचाना और परिभाषित किया गया था। हालांकि हमने पाया कि इस परिभाषा की अपनी सीमाएं थी, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र में शुरू में सोचे गए आयामों से कहीं अधिक आयाम है। अधिकांश लेखकों और योजनाकारों ने अनौपचारिक क्षेत्र को एक अस्थायी क्षेत्र के रूप में देखा, जिसके अंततः औपचारिक क्षेत्र में विलय होने की उम्मीद थी। हालांकि मौजूदा स्थिति इस उम्मीद के विपरीत है। इसके बजाय अनौपचारिक क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दरअसल नई नौकरियों का प्राथमिक स्रोत अब अनौपचारिक क्षेत्र है। शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में मुख्य रूप से कम कौशल वाले व्यक्ति शामिल हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करते हैं। जीवित रहने के लिए वे कम कुशल, कम वेतन वाली नौकरियां अपनाते हैं। गांव के जीवन की असुरक्षा और गरीबी से शहर में उनका संक्रमण उन्हें काम तो देता है, लेकिन अल्प वेतन के साथ अनिवार्य रूप से उन्हें गरीबी के एक स्तर से दूसरे स्तर पर ले जाता है। अनौपचारिक क्षेत्र के एक अन्य समूह में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जिनके पास पहले सुरक्षित, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां थी, लेकिन जब उनके संगठन बंद हो गए तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। सूती कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन जैसे बड़े उद्योगों में अधिकांश श्रमिकों का यही भाग्य होता है। कई शहरों में ये बड़े उद्योग बंद हो गए हैं, जिससे कई श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। नतीजतन ये व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की तलाश करते हैं,
जिससे औपचारिक क्षेत्र में सुरक्षित, अच्छी भुगतान वाली नौकरियों से अनौपचारिक क्षेत्र में कम स्थिर, कम भुगतान वाली नौकरियों में बदलाव होता है। तीसरी श्रेणी में स्वरोजगार श्रमिक शामिल है, जिसमें सड़क विक्रेता, घराधारित श्रमिक और आकस्मिक मजदूर शामिल है। अंत में हमें अनौपचारिक और अनुबंधित श्रमिकों का उल्लेख करना चाहिए जो औपचारिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसलिए अनौपचारिक क्षेत्र न केवल संख्या की दृष्टि से विशाल है, बल्कि अत्यधिक विविधतापूर्ण भी है। यह हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह सस्ती वस्तुएं और श्रम प्रदान करता है। ये इनपुट अंततः शहरों के धनी और मध्यम वर्ग के निवासियों के लिए जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाते हैं। शहरी अनौपचारिक क्षेत्र हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह लगातार बढ़ रहा है।